बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो में मैं जो HECs की नई पॉलिसीज़ आई हैं उस पर मैं कुछ तबसरा करना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को उससे आगाही हो, अवेयरनेस आए और ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेट था। उसकी वजह यह है कि जब भी आप कोई किसी इदारे के मुताल्लिक़ कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स भी करते हैं या कोई लॉजिकल बात भी करना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस सिस्टम में इदारा जो है वो अपना ईगो का मसला बना लेता है और उसके बाद वो और रिजिड हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिलसिला HEC के मामले में भी है। यही वजह है कि लोग जो हैं खामोश रहना पसंद करते हैं, मगर उस खामोशी की वजह से इदारे फिर और रिजिड हो जाते हैं और वो एक तरह से पुलिसिंग शुरू कर देते हैं। तो किसी न किसी को तो इन चीज़ों को हाईलाइट करना था। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। मैं बाहर तालीम के लिए भी स्कॉलरशिप पे गया था। ज़ाहिर है कि इस मुल्क की वजह से मैं स्कॉलरशिप पे गया था। तो मेरा ये एक नेचुरल फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं या जो भी मेरी महदूद नॉलेज है, मैं उसको अपने कोलीग के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने बताया कि मेरी 64 साला लाइफ में मैंने ये देखा है कि बजाय इसके कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात की जाए या उस पर कुछ फर्दर डिस्कस किया जाए, इदारे रिजिड हो जाते हैं और फिर नुकसान उसी को होता है जो कि थोड़ा सा फॉरवर्ड आता है। लेकिन डिस्पाइट दैट ऑल मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे पहले कि मैं HEC से रिलेटेड जो अभी नई पॉलिसीज़ आई हैं उस पर कुछ डिस्कस करूं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं ताकि मैं किसी पॉइंट को भूल ना जाऊं और उसको मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेश करूंगा ताकि आपको मसलों की गहराई का अंदाज़ा हो सके। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 2003 और 4 में जब ये UGC को ट्रांसफॉर्म किया गया HEC में, तो UGC का जो बुनियादी काम था वो तो ग्रांट्स और फंडिंग जो गवर्नमेंट करती थी वो फिर UGC जो थी वो डिस्पर्स करती थी मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को। तो HEC का रोल थोड़ा सा बढ़ाया गया और क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से भी HEC को कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि HEC जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं उसके ऊपर मुसल्लत हो जाए और उनके डिसीशंस को भी बाईपास करे और वो कहे कि जी जो हम कहते हैं वो सही है। तो ये गलत अप्रोच है। इससे पहले कि मैं दूसरी चीज़ों को डिस्कस करूं, जो करंट पॉलिसीज़ हैं, मैं कुछ पुरानी पॉलिसीज़ पे भी आना चाहता हूं जो 2003 और 4 में बनाई गई थी। उन पॉलिसीज़ में और उन पॉलिसी मेकर्स में जो लोग शामिल थे, मुझे कुछ के नाम तो पता हैं और कुछ तो इस दुनिया में अब नहीं रहे और मैं उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता। मगर अनफॉर्चुनेटली उन पॉलिसीज़ में भी बड़े फ्लॉज़ हैं। पहले तो उन फ्लॉज़ को एड्रेस करना चाहिए था, बाद फिर नई पॉलिसीज़ के मुतालिक बात करनी चाहिए थी। अब मैं इन पॉलिसीज़ को जो पुरानी हैं उस पर मैं अगर बहस करना चाहूँ तो मुझे कंप्लीट एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी, जो इंशाल्लाह मैं कभी मौका लगा तो वो भी बनाऊँगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बड़ी बड़ी जो फॉल्ट्स हैं HECs की जो 2003 और 4 की पॉलिसीज़ में, वो ये हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उस वक्त जो भी बनाने वाले थे, इन्होंने ये विजुअलाइज़ ही नहीं किया था कि प्राइवेट सेक्टर भी इस मैदान में आ सकता है। अब आज ये हालत है कि तकरीबन 200 से ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। लेकिन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 80 से ऊपर हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी है। लेकिन अगर आप 2003 और 4 की पॉलिसीज़ देंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक वहाँ पर कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि अब उसको भी एड्रेस करना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने मसले मसाइल होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। जो फंड्स और ग्रांट्स मिलती है वो तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर को मिलती है, तो कुछ एक बैलेंस होना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आज मोर देन 40% स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं और ये भी हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे तो है नहीं।
तो एक बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए थी और पुरानी पॉलिसीज़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। दूसरी बड़ी एक अहम बात जो उस पॉलिसी में इतना बड़ा फ्लॉ रखा गया है और ये फ्लॉ ज़ाहिर है कि एक डेलिबरेटली रखा गया है। वो फ्लॉ ये है कि आप देखें यूनिवर्सिटी में आपने ये तो कहा कि जी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी की शर्त लाजमी है और उसके बाद कुछ रिसर्च पेपर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लेंथ ऑफ ईयर्स की जो एक्सपीरियंस है वो भी रिक्वायर्ड होता है। मगर आप ये देखें कि वाइस चांसलर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। वो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एनी एमिनेंट पर्सन। ठीक है, क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ रेक्टर्स को अकोमोडेट करना था। अब मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं बताऊंगा, सारे मेरे दोस्तों को, सारे लोगों को जो इस फील्ड में हैं उनको सब पता है। तो लिहाजा उसको वाइस चांसलर की क्वालिफ़िकेशन को, रिसर्च एक्सपीरियंस को बिल्कुल कोई वहाँ जिक्र ही नहीं किया गया। बस एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए और वही वाइस चांसलर बन सकता है। वाइस चांसलर और रेक्टर इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा फ्लॉ है, इसको भी एड्रेस होना चाहिए था, नहीं किया गया। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, अब तो एचईसी को बने हुए भी 17-18 साल हो गए, लेकिन इस वाले इशू को कभी भी एड्रेस नहीं किया गया। अब जाहिर है कि जब पॉलिसीज़ में फ्लॉज होंगे तो फिर सिस्टम भी उसी तरह से बनेगा, सिस्टम में भी फ्लॉज होंगे और यही वजह है कि आज बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में एग्जिस्ट करते हैं और उसको हमने बाकायदा तौर पर एड्रेस नहीं किया। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ थी जो मैं अपने साथियों को और दोस्तों को बताना चाहता था। रिफ़ॉर्म्स के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं होता, हर आदमी चाहता है कि उसके एजुकेशन सिस्टम में रिफ़ॉर्म्स हों, लेकिन रिफ़ॉर्म्स करने का एक तरीका होता है, ये पीस विल में नहीं हो सकता। रिफ़ॉर्म्स अगर लाना है तो बॉटम से टॉप अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, यानी पहले स्कूल सिस्टम को ठीक किया जाए, फिर कॉलेजेस को और आखिर में यूनिवर्सिटीज़ को एड्रेस किया जाए। अब मैं चूँकि पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चलूँगा, तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि अगर रिफ़ॉर्म्स टॉप डाउन अप्रोच में किए जाते हैं तो वो बड़े डिज़ास्टरस होते हैं, डैमेजिंग होते हैं। रिफ़ॉर्म्स शुड ऑलवेज बी मेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच। और हमारे यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त जो कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी की तरफ जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टाफ आ रहा है, वो इंतहाई पुअर क्वालिटी का है, इंतहाई पुअर क्वालिटी का है। यानी मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त कॉलेजेस में ये हाल है कि आप सबको पता है कि चीटिंग कल्चर कोई छुपी हुई बात नहीं है। और दूसरा, अब तो कॉलेजेस में यहाँ तक हो गया है कि इन्फ्लुएंशियल लोग जो मर्ज़ी चाहे अपने बच्चों का ग्रेड ला सकते हैं। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है। अब आप क्यूरिकुलम को यूनिवर्सिटी लेवल पे चेंज करते जाएं और एक्सपेक्ट ये करें कि इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। भाई, जो इनटेक है उसकी तो क्वालिटी इंप्रूव करें आप लोग, उस पर कोई सोचने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है, वो जहाँ पे रिफ़ॉर्म लाने की ज़रूरत है, वो क्लास 9 से क्लास 12 की विंडो है, 4 साल वाली विंडो, जिसमें कि स्टूडेंट्स अपना कैरियर चूज़ करते हैं। देखें, क्लास 9 में जो है वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी लेवल पे हो जाती है। और उसके बाद फिर ये क्लास 11 में आते हैं तो फर्दर नैरो डाउन करके हम प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इस तरह की चीज़ों में हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब वो यूनिवर्सिटी में जब आता है एडमिशन के लिए, तो उसका ऑलरेडी एक पाथ डिफाइंड हो चुका है, वो ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुका है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे आप जो है वो स्टूडेंट को कहें कि अभी हम आपको प्रोग्राम ऑफ़र नहीं कर सकते जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये मैं नई पॉलिसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल में अभी आगे वीडियो में और बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़रूरी हैं कि पहले आप वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। कॉलेज के प्रॉब्लम्स को मैंने आपको बताया कि चीटिंग कल्चर है या इन्फ्लुएंशियल लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। उसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी में स्टफ़ आ रहा है वो इंतहाई पुअर क्वालिटी का है। और आप जो भी करिकुलम पढ़ा लें, वो जैसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अनफॉर्चुनेटली मैं इन अल्फाज को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। तो यूनिवर्सिटी के करिकुलम को आइसोलेशन में एड्रेस करना विदाउट कंसीडरिंग द रिफॉर्म्स एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल्स, आई थिंक इट इज़ नॉट वाइज, और ये बहुत डैमेजिंग होगा। ठीक है,
अगर एचईसी या कोई भी इदारा इतना सिंसियर है इस मुल्क की तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, तो एक होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। चाहिए तो ये था कि एचईसी पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कांटेक्ट करती और पहले स्कूल और कॉलेज लेवल पे सजेशन देती। ज़ाहिर है कि कॉलेज और स्कूल एचईसी के अंडर में नहीं आते हैं, वो सजेशन ही दे सकते हैं या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई बड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत होती। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया और एचईसी अब जैसे पुलिसिंग होती है कि जो हम कहते हैं वो सही है और इसको इम्प्लीमेंट करें, इस वाली पॉलिसी को ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत रेजिस्टेंस है और मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स नई पॉलिसीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। अभी ये जिस तरह जो तरीका अडॉप्ट किया गया है एचईसी का, ये एक तरह से जो है ना इसके मैंडेट के ख़िलाफ़ है। इस तरह से दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, हार्वर्ड हैं, कैम्ब्रिज है, एमआईटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंकिंग है। क्या वहाँ पर ये पॉसिबल है कि वहाँ की जो लोकल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इन पे कोई कोर्स इम्पोज कर सकें, वो कहें कि जी ये कोर्स आप पढ़ाएं और ये कोर्स ना पढ़ाएं? कहीं नहीं हो सकता। नॉट एट ऑल। आई टेल यू विद अ कॉन्फिडेंस। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और बहुत सारे मुल्कों की मैंने रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी विज़िट किया है। उनका मैंडेट ये नहीं होता जो इस वक्त हमारे एचईसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। यूनिवर्सिटी, मैं अगेन कहूँगा, ये वर्ड ड्राइव हुआ है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स का मतलब है कि यूनिवर्सिटी अपनी अपनी एंटिटी में पूरी कायनात होती है, ठीक है, और उसके अंदर अपना एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ गवर्नर्स होते हैं, उसके अंदर स्टेचुरी बॉडीज़ होती हैं, सीनेट होता है, सिंडिकेट होता है, गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, एकेडमिक काउंसिल होती हैं। वो आखिर क्यों बनाई जाती हैं? वो इसलिए कि वो ये अपने यूनिवर्सिटी के लिए जो बेहतर समझती हैं, जिन कोर्सेज़ को ऑफ़र करना है और कितने क्रेडिट आवर्स का कोर्स ऑफ़र करना है, और दूसरा किस सेमेस्टर में ऑफ़र करना है, ये सारी बॉडीज़ में डिस्कशन होती हैं और ये दुनिया में हर जगह पे इसी तरह होता है। अब एचईसी की जो चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं, इसका मतलब तो ये है कि इतनी सारी जो स्टेचुरी बॉडीज़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर तो सिर्फ जो एचईसी का है वो मान लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत अप्रोच है। और सबसे बड़ी जो बात ये है कि ये जो पॉलिसीज़ जो एचईसी वाले लेकर आए हैं, नई वाली पॉलिसीज़, ये पब्लिक डोमेन में आती हैं, और पब्लिक डोमेन का मतलब है कि इस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। और आई डोंट नो आफ्टर 18th अमेंडमेंट क्या फेडरल एचईसी के पास इतनी पावर्स हैं कि ये इस तरह की चीज़ों को बाकी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों पर मुसल्लत कर सकें। इट्स अ बिग क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर। ये बिग पॉलिसी चेंज हैं, और ये जो एचईसी ने जो मैं पॉलिसीज़ पे तो अभी जाऊंगा, लेकिन आप ये बताएं कि पेंडेमिक चल रहा है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ डिस्टर्ब्ड हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, ऑनलाइन क्लासेस और हाइब्रिड क्लासेस और एग्ज़ामिनेशन कैसे कंडक्ट किए जाएँ, और इस तरह के इश्यूज़ हर यूनिवर्सिटी को इस वक्त जो है ना वो फेस करने पड़ रहे हैं। और इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में जहाँ पर कि यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्टेचुरी बॉडीज़ की मीटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो ऐसी क्या अर्जेंसी है एचईसी को कि जी फ़ौरन ही इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है? देखें, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने ड्राफ्ट पॉलिसी भेजी और अभी तो यूनिवर्सिटीज़ आपस में डिस्कस कर रही थी कि उसको हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो एक बुकलेट की फॉर्म में, ये बुकलेट है, इस बुकलेट की फॉर्म में उन्होंने भेज दिया सारी यूनिवर्सिटीज़ को कि जी मार्च तक आप जो है ना वो कंफर्मेशन दें और उसके बाद फॉल 2021 से इम्प्लीमेंट करें। इसका मतलब है एचईसी डज़ नॉट बिलीव इन कंसल्टेशन। जो सारी दुनिया में, पाकिस्तान में जितने प्रोफेसर, असातिज़ा, यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त आजकल हर अखबारों में आप देखें तो कोई ना कोई ख़बर आ रही होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिलियंस। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब एचईसी को कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वो कहे वो अक्ल कुल है और उसको हमने अडॉप्ट करना है। ये भी एक गलत बात है, और मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार तक ये मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। और ये सिर्फ मैं अपनी यूनिवर्सिटी से के मुतालिक बात नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का मसला है। मैं तो अपनी लाइफ गुजार चुका हूँ, 64 साल की मेरी एज है, बट द थिंग इज़ कि मेरी जो जनरेशन है, अगर उन्होंने पाकिस्तान में रहना है तो इस तरह की एजुकेशन सिस्टम से वो कैसे पास ऑन कर सकती हैं, कैसे वो कुछ अच्छी चीज़ें गेन कर सकती हैं। क्या हुआ है करंटली कि एचईसी ने कुछ कंसल्टेंट हायर कर लिए हैं, 10, 12 या 15 शायद कंसल्टेंट हैं, जिसको बहुत हाईली पे किया जाता है, और
उनके अपने जो हायरार्की में जो सीनियर लोग थे, डायरेक्टर जनरल्स वहाँ बैठे हुए थे, उन सबको बाईपास कर दिया गया है और उन पर पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। ये कंसल्टेंट तो जाहिर है कि अपना काम करके चले जाएंगे और फिर ये कौम भुगतती रहेगी अगले 50 साल तक। अगर इतना डैमेज है जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर इन पॉलिसीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे और शायद ये इर्रिपेरेबल लॉसेस होंगे हमारे लिए। तो खुदारा आप लोग इसको सोचें, ठंडे दिल से सोचें। मैं अभी कुछ प्रॉब्लम को अभी बताने वाला हूँ, इससे आपको और इसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा होगा। लेट अस कम टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की इन्होंने एक पॉलिसी बना के दी है और इस बुकलेट में सारा वो उन्होंने बताया है कि क्या करना है हमने और क्या नहीं करना। ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम को ये तबाह कर देंगे। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि बीएस को उन्होंने अब एब्रीविएट करना शुरू कर दिया है बैचलर ऑफ स्टडीज़ के लिए। यानी जो हमारे बीएस की जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, बीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, इन्होंने बीएस को अब कहा है कि नहीं, ये बैचलर ऑफ स्टडीज़ होगा। क्यों होगा? इसलिए कि वो आर्ट्स और साइंस के प्रोग्राम्स को, कोर्सेज़ को एक ही स्ट्रीम में मर्ज करना चाहते हैं विदाउट थिंकिंग कि हमारे जो बीएस के प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस से पहचाने जाते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको बहुत आसानी से एमएस में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर ये बीएस बैचलर ऑफ स्टडीज़ के लिए हों तो फिर आगे बाहर के मुल्क में एमएस जो मास्टर ऑफ साइंस कहलाता है उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम होगा इनको। कभी नहीं सोचा यहाँ के लोगों ने कि उनके साथ क्या होगा। मैं खुद जब यहाँ से गया था, बहुत पहले की बात है, तो मेरे पास बीएस की डिग्री थी और मैं अमेरिका में गया, बोस्टन में गया, मुझे एमएस में बड़ा इजीली एडमिशन मिल गया था। तो हम उस लेवल को अचीव कर चुके हैं पाकिस्तान में, तो हमें क्या ज़रूरत है इसमें नए नए तजुर्बात करने की। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नुक्ता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में वो है 120 क्रेडिट आवर्स। यानी अब एचईसी ने अलाउ किया है कि जी मिनिमम 120 क्रेडिट आवर का भी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बना सकते हैं। जबकि नॉर्मली हमारे जो प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में और अब्रॉड भी, वो 130 से 140 क्रेडिट्स के प्रोग्राम हैं। ठीक है, अब 120 क्रेडिट आवर्स के प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि जी आप फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में 13 जनरल कोर्सेज़ पढ़ाएं। यानी जनरल कोर्सेज़ सोशल स्टडीज़ से और इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश के कुछ कोर्सेज़ हैं। तो 13 कोर्सेज़ आप फर्स्ट 3 सेमेस्टर में पढ़ाएं जो सारे प्रोग्राम में एक ही जैसे कोर्सेज़ हों। अब आप बताएं कि क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। आपका बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आता है एडमिशन्स के लिए तो वो एक प्रोग्राम स्पेसिफ़िक होता है, उसका माइंड प्रोग्राम स्पेसिफ़िक होता है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ। उसने तो पहले 9th में ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस प्रोग्राम में आगे जाना है। अब मैं उसको कहूँ कि नहीं, आप पहले 13 जनरल कोर्सेज़ पढ़ें और 4th सेमेस्टर में हम डिसाइड करेंगे कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये क्या मजाक है? ये तो स्टूडेंट्स के राइट्स की वायलेशन है। इट्स अ वायलेशन। ये स्टूडेंट्स का राइट है कि वो किस प्रोग्राम में अपना कैरियर बनाना चाहता है या स्टडीज़ करना चाहता है। अब कमिंग बैक टू दिस के 120 क्रेडिट्स में आप अगर 39 क्रेडिट्स जनरल कोर्सेज़ को असाइन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 ऑफ द क्यूरिकुलम, 4-year curriculum बेसिकली इज़ कन्फाइंड टू जनरल कोर्सेज़। इसका मतलब है रिमेनिंग 81 क्रेडिट्स जो बचते हैं, क्या आप समझते हैं कि उसमें डिसिप्लिन रिलेटेड कोर्सेज़ काफ़ी पढ़ाए जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, 40 साल से मैं एकेडमिक्स में हूँ, कभी नहीं कर सकते। वो डाइवर्सिफाइड डिग्रीज़ कहलाती हैं, फोकस डिग्री नहीं होती। जो करंट हमारा जो है वो तो नॉर्मली 135 क्रेडिट आवर्स के प्रोग्राम को ले लें, 7 जनरल कोर्सेज़ तो वैसे ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है 21 क्रेडिट्स आप अगर उसमें से माइनस कर दें तो बाकी 116 क्रेडिट रहते हैं जिसमें कि हम मेजर और माइनर कोर्सेज़ को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो नई पॉलिसी एचईसी की जो उन्होंने मुतारिफ़ कराई है या जिसको कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो 116 से कम होके 81 क्रेडिट रह जाते हैं सिर्फ डिसिप्लिन रिलेटेड कोर्सेज़ के। ये कितना बड़ा मजाक है, ये हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एक अच्छा करिकुलम क्या होता है?
आप बेशक बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ या ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करें, तो एक अच्छा क्यूरिकुलम, इसकी डेफिनेशन मौजूद है इंटरनेट पे, मुझे मज़ीद जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि पूरे क्यूरिकुलम का जो 4 साल में पढ़ाया जाता है, 20% से ज़्यादा जनरल कोर्सेज नहीं होते, ठीक है। और रिमेनिंग 80% जो है उसमें भी 2/3 कोर्सेज कोर कोर्सेज होते हैं और 1/3 कोर्सेज जो हैं वो इलेक्टिव्स होते हैं। जो 2/3 कोर कोर्सेज होते हैं वो आपको ब्रेड्थ देते हैं और जो 1/3 कोर्सेज होते हैं वो आपको डेप्थ देते हैं, ठीक है। ये एक बैलेंस करिकुलम की मैं बात कर रहा हूँ और इसको आप कोर इलेक्टिव की बजाय मेजर और माइनर भी कह सकते हैं। तो ये एक बैलेंस करिकुलम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटियों में अडॉप्ट किया जाता है। इसमें कोर्सेज कौन से होने चाहिए, यूनिवर्सिटी का अपना राइट है। आप एक ही प्रोग्राम को उठा लें और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो आपको प्रोग्राम में डिफरेंसेस मिलेंगे। ये नहीं है कि जी बस सारा एक ही करिकुलम पढ़ाएं। जो उनकी स्टैच्यूटरी बॉडीज़ डिसाइड करती हैं, जो अपने यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर होता है, उसी को वो ऑफ़र करते हैं। वेरिएशंस होती हैं। और मेरिट कहाँ बनती है यूनिवर्सिटी की? मेरिट बनती है जब इनके पास आउट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मार्केट में जाते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एक यूनिवर्सिटी की मेरिट बनती है। हमें नहीं चाहिए ये W और X कैटेगरी और Y कैटेगरी, ये बिल्कुल उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो तीसरी जो बात है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पॉलिसी के हवाले से, वो कहते हैं जी एडमिशन शुड बी डन ऑन द सिंगल मेरिट लिस्ट। अब ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पास डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स हैं, मैं कैसे जाके कह सकता हूँ कि जी 4th सेमेस्टर में जाके बच्चे को कि जी आपने इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं, इस प्रोग्राम के लिए नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में तो क्योस पैदा हो जाएगा, लीगल इश्यूज़ बन जाएंगे। इसमें कभी किसी ने गौर नहीं किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट जो BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होता है 4th सेमेस्टर में जाके, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पहला कोर्स सेमेस्टर 4 में पढ़ेगा। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये स्टूडेंट का राइट है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जिस प्रोग्राम में उसने जाना है, अगर उसको हम एडमिशन सीट्स फुल हो जाती हैं तो वो किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाता है। लेकिन 3 सेमेस्टर के बाद आप उसको कहें, और उसमें भी मज़े की बात एक और है कि इस पॉलिसी के तहत वो ये कहा जा रहा है कि जी हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को एक आप एडवाइज़र असाइन करेंगे। क्या ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल है? इतने आपके पास टीचर्स हैं, इतने आपके पास रेशियोज़ हैं कि आप हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल एडवाइज़र असाइन करें? नहीं पॉसिबल है, इट्स नॉट डूएबल। आप वो बातें करते हैं जो कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से मैच ही नहीं करती। आपने एडमिशन एडवाइज़र ने कहा कि जी 3 सेमेस्टर के बाद कि जी आप फलां प्रोग्राम में नहीं जा सकते, तो ये तो बड़े हंगामे हो जाएंगे। पहली बात तो आप एडवाइज़र असाइन ही नहीं कर सकते। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहते हैं, उसके तहत वो खुद ही जो है ना वो एक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकता है। तो हम क्यों इन चीज़ों को फोर्स करते हैं कि थ्रू एडवाइज़र आपको एडवाइस दी जाएगी या फिर आपकी 3 सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। अब 3 सेमेस्टर में वो पढ़ी जनरल कोर्सेज रहा है, तो मैं उस जनरल कोर्सेज की बुनियाद पे कैसे जज कर सकता हूँ कि वन स्टूडेंट इज़ गुड फॉर BS कंप्यूटर साइंस, अदर स्टूडेंट इज़ गुड फॉर BS मीडिया साइंस, या अदर स्टूडेंट इज़ गुड फॉर BS सोशल साइंस? नहीं कर सकता मैं। तो ये बड़े मुश्किलात हैं और इन चीज़ों को गौर करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। स्टूडेंट्स का राइट है, मैं अगेन कहता हूँ, स्टूडेंट्स का राइट है कि वो जिस प्रोग्राम में चाहें, अगर एडमिशन नहीं मिलता तो वो किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाता है। अगर हम फोर्स नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। एडवाइस साइकोलॉजिकल आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, आपका जो एप्टीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की चीज़ें। मगर आप फोर्स नहीं कर सकते कि जी इस प्रोग्राम में आप नहीं एडमिशन ले सकते हैं, ये आप कर ही नहीं सकते। तो इस पॉलिसी के अंदर तो इसी तरह की बातें की गई हैं, ठीक है। अब दूसरी पॉलिसी पे आते हैं, वो है PhD एडमिशन पॉलिसी। HEC ने क्या किया है कि जी मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन फॉर PhD प्रोग्राम उन्होंने BS को कर दिया है। यानी आप देखें कि BS की डिग्री एक तरफ तो इतनी डाइल्यूट कर दी है कि प्रोग्राम रिलेटेड कोर्सेज वैसे ही कम कर दिए, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा PhD में डायरेक्ट एडमिशन के लिए।
अब ये क्या मजाक है। मतलब मैं तो कभी आई डोंट थिंक कि जिन लोगों ने ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, पता नहीं उनके जहन में उनके क्या माइंडसेट होंगे या वो किस एजेंडा पे काम कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो एक सिंसियर पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये फील करता हूँ कि ये दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं है। आप ये जो सिस्टम है बीएस, एमएस एंड पीएचडी, ये पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ है तो पूरी दुनिया में सदियों के बाद इवॉल्व हुआ है, और आप उसको बिल्कुल ऑल टुगेदर एमएस ये जो सेंटर वाली डिग्री है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इससे ज़्यादा जो मज़े की बात है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी इसमें जो है वो आपको एक्स्ट्रा कोर्स तो करने पड़ेंगे अगर बीएस के बाद पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, और टोटल उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि टोटल 48 क्रेडिट्स के कोर्स करने पड़ेंगे। तो भाई पहले भी तो वो 48 क्रेडिट के कर रहा है, पहले भी वो 30 to 36 क्रेडिट्स जो है मास्टर्स प्रोग्राम में कर रहा है, और उसके बाद पीएचडी में जब शुरू करता है तो 18 कोर्सेज वो वहाँ पर करता है एज ए कोर्स वर्क, तो 48 तो वहाँ भी हो जाते हैं। तो फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, क्या लॉजिक है इसके अंदर? स्टूडेंट टाइम भी उतना ही लगाएगा, स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज भी उतना ही करेगा, तो फिर पीएचडी की डिग्री से या सॉरी एमएस की डिग्री से या एमफिल की डिग्री से हम क्यों उसको डिप्राइव करें? क्या लॉजिक है इसके अंदर? और ये भी अरबाब इख्तियार को जहन में रखना चाहिए कि हर आदमी पीएचडी नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर से या इंडस्ट्री से आते हैं वो पीएचडी करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज मास्टर्स डिग्री जो है वो डेप्थ प्रोवाइड करती है। जो एडवांस कोर्सेज हैं जो अर्लियर उसने बीएस में पढ़े हैं उसके एडवांस कोर्सेज जो हैं मास्टर में पढ़ाए जाते हैं फॉर गेटिंग द नॉलेज इन डेप्थ, ठीक है ना। तो मुझे कुछ इसमें लॉजिक की समझ में नहीं आई, इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है कि आपने बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन दिया, कोर्सेज सारे वही उसने करने हैं, तो आप क्यों उसको डिप्राइव कर रहे हैं एमएस एमफिल से? कन्वर्सली आई कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन कि बाहर से अगर कोई एमएस करके आता है तो उसका मतलब है वो तो फिर नुकसान मेरा? यानी कुछ लॉजिक होनी चाहिए। दुनिया में सिस्टम किस तरह चल रहे हैं, हम अपसाइड डाउन हर चीज़ों को करते करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो तीसरा जो हाँ, पहले वाले मसले में कि अगर आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट की बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी, तो आई कैन गिव यू द वेरी बैड पिक्चर ऑफ फ्यूचर कि एमएस के जितने प्रोग्राम हैं वो इजीली आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स विल फाइंड द शॉर्टकट्स फॉर डूइंग देयर पीएचडी, और उनकी पीएचडी भी सब स्टैंडर्ड होगी। वैसे भी बड़े क्वेश्चन हमारी पीएचडी पे रेज होते हैं एमएस के साथ, तो उस वक्त जब बीएस के क्यूरिकुलम में इतनी ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं गया होगा और उसके बाद पीएचडी करेगा, कोई रिसर्च की कोई इसका एप्टीट्यूड नहीं होगा, तो किस किस्म के हम पीएचडी प्रोड्यूस करेंगे, और उसकी मार्केट में या उसकी जो इंटरनेशनली क्या रिकॉग्निशन होगी। बड़ी मुश्किल से हमने हायर एजुकेशन में एक लेवल अचीव किया है सालों के बाद, सबकी मेहनत शामिल है। अभी हमारी डिग्रीज बड़ी मुश्किल से रिकॉग्नाइज होती हैं, और हम दरमियान में से जो एमएस या एमफिल जहाँ पर के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करता है अपने आप को पीएचडी के लिए, वो पार्टी हम निकाल देते हैं, और जब आप कोर्सेज करा रहे हैं तो फिर डिग्री देने में क्या हर्ज है? यूनिवर्सिटियों के एमएस प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी बुरी तरह फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएंगी। आई कैन टेल यू विथ ऑल माई कॉन्फिडेंस। आखिर में मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ अखबारों में डेली बेसिस पे आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर और बाहर, और बहुत सारी प्लेटफॉर्म पर मीटिंग हो रही हैं, सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग्स हो रही हैं, वीसी लेवल की मीटिंग हो रही हैं। खुदारा एचईसी को आप सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ वजह तो है, ये सारे लोग अपनी तवानाइयाँ क्यों ज़ाया कर रहे हैं? कुछ ना कुछ जहन में तो है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं। मगर आपने देखा कि एचईसी ने तो बुकलेट प्रिंट करके भेज दी सारी यूनिवर्सिटीज़ को। इसका मतलब तो ये है कि कंसल्टेशन के प्रोसेस पे एचईसी बिलीव नहीं करती, वरना ये बुकलेट जो मेरा ख्याल है कि लाखों रुपए में प्रिंट हुई हैं, वो प्रिंट ना होती, वो ना भेजती। वो भेजने का मकसद ये है कि बस जो हमने कर दिया वो फाइनल है, हम अकले कुल हैं, हम जो कहेंगे ऐसे ही होना चाहिए। आपकी स्टेचुरी बॉडीज़ जो हैं वो उसकी कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो आपने इम्प्लीमेंट करना है, और आप हमें मार्च तक बता दें कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और फॉल में उसको इम्प्लीमेंट करें। ये क्या मजाक हो रहा है कौम के साथ? ठीक है। आप ने अभी रिसेंटली उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एचईसी में रह चुके हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज़ अ जीनियस पर्सन, डॉक्टर सुहेल नकवी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी वीडियो पे उसका मैसेज बताता हूँ, आप खुद पढ़ लें। इन्होंने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है इन पॉलिसीज़ को।
और बड़ा लॉजिकली बात की है इन्होंने। तो बाकी लोग भी जो हैं जो अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मीटिंग कर रहे हैं, उसको कुछ वेटेज दें, एक कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, इसमें 1 साल भी लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, डज़न्ट मैटर, बट द पॉलिसीज़ शुड बी सस्टेनेबल। जो भी चेंजेस ले आएँ वो सस्टेनेबल हो फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। अदरवाइज़ जो ये जल्दी में हमने जो पॉलिसी में चेंजेस की और उसके बाद फिर जो होगा, मैं एज एन एकेडमिशियन, जैसे मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस मैंने बता चुका हूँ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो इस मैसेज के साथ कि मेरे हम ख्याल लोग, मेरे दोस्त, और मैं एचईसी के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं करना चाहता, मगर एचईसी वालों को भी सोचना चाहिए कि इतनी रेजिलियंस आखिर क्यों आ रही है। इसको डेफर करें, कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू करें, और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी ख़ास तौर पे इनपुट लें, बिकॉज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। और इस वीडियो को आप आगे शेयर करें ताकि हम ख्याल लोगों को पता चले कि ये पॉलिसीज़ में क्या होने वाला है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।